2 लाख कमाने वाला भी गाड़ी आज अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा अलमिया है। जिस कंपनी को देखो एसयूवी गाड़ी लॉन्च कर रही है, छोटी गाड़ियों की तरफ कंपनियां क्यों नहीं आ रही? ये क्यों एसयूवीज लेके आ रहे हैं? उनको पता चल गया सबको कि यार इनके पास पैसा है, इन्हीं के लिए गाड़ी लॉन्च करें। इज नॉट मोर देन 35 से 40 हजार लोग हैं हमारे जो ये गाड़ी ले सकते हैं। इस मार्केट में आप बूम कहाँ से लाएंगे? मिडिल क्लास है, जो व्हाइट कॉलर्स हैं, गाड़ी तो उनकी खरीदना उनका ख्वाब रह जाएगा। जब पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने तरक्की की थोड़ी सी, एक लॉबी है जो इस्लामाबाद जाके कहती इससे सस्ती तो मैं आपको यूज गाड़ी मंगवा देता। इंपोर्ट खोल देते थे, यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, वहाँ आप इंपोर्ट खोल रहे हैं। 2025-24 से बेहतर है। मगर मेरा तो अपने आप से एक सवाल है, 24 से बेहतर जिसमें हमने 79,000 गाड़ियां बनाई। मेरा बेंचमार्क तो 2.5 लाख था। इंडिया ने 10 से 15 साल बैन लगाया बाहर की गाड़ियों पे। उसके मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके प्रेसिडेंट साहब भी उनकी लोकल मेड गाड़ी पे इस्तेमाल करते रहे। तो लगता है कि आप अपनी जिंदगी में या मैं अपनी जिंदगी में मेड इन पाकिस्तान कार कभी देख सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और डेटा के मुताबिक वहां के 92% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो अपनी कार ओन करते हैं। इंडिया में ये नंबर देखें तो 8% है। पाकिस्तान में ये नंबर 5% से भी कम है। हमारी ऑटो इंडस्ट्री का ये हाल क्यों है? इस सेक्टर में भी हम दुनिया से पीछे क्यों रह गए? क्या मेड इन पाकिस्तान कार का ख्वाब कभी पूरा होगा? क्या पाकिस्तान में भी कभी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के पास अपनी गाड़ी होगी? आज की पॉडकास्ट इसी से मुतल्लिक है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूद खान साहब, जो ऑटो एक्सपर्ट हैं, पापाम के चेयरमैन रह चुके हैं और ऑटो पार्ट्स का बिजनेस भी ऑन करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशहूद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सिर्फ अमीरों के लिए हैं? इतनी महंगी क्यों है यहाँ पर गाड़ियाँ? आलमिया है, क्योंकि अगर आप ये देखिए, पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। आबादी के हिसाब से हम लोग हैं, तो उस हिसाब से तो हमारी बड़ी ग्रोथ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बननी चाहिए थी, नहीं मिली। इस वक्त जो आपने गाड़ियाँ देखी या जो भी लॉन्च हो रही है, जो भी ला रहा है, वो कम से कम 1 करोड़ से तो नीचे आ ही नहीं रहा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये आम आदमी की गाड़ी है। और कोई बाहर वाला आएगा तो वो भी, मैं तो कभी भी परेशान होता हूँ, बाहर वाला आएगा देखेगा जब वो हमारी जब लॉन्चेस होती हैं गाड़ियों की, तो किसी भी बड़े मुल्क से कम नहीं है उसकी जो लॉन्चिंग है। तो ये गाड़ियाँ बड़े ही लोगों के लिए है इस वक्त, आम आदमी के लिए नहीं है। तो मशहूद भाई, अभी मैं नंबर्स देख रहा था, जो है इंडिया में जो सबसे छोटी गाड़ी है वहाँ की, एक नॉर्मल जो समझी जाती है, वो है मारुति सुजुकी। उसकी प्राइस होगी 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की। अगर हम रुपये की डिप्रेसिएशन भी लगा लें तो तब भी पाकिस्तान में जो वही गाड़ी है तकरीबन वो 29-30 लाख रुपए की है। इसका क्या रीज़न है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, वो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और मैच्योर मार्केट है। अब आप ये नहीं कह सकते हमारी मार्केट मैच्योर नहीं, मतलब अभी इतनी बेहतरीन मार्केट नहीं है हमारी, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती। दूसरा ये है कि वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 60 लाख गाड़ियाँ सालाना बनती हैं, उसमें मेजॉरिटी जो है इसी मारुति की है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनका जो था वो था मेड इन इंडिया। शुरू से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में आप जाएं, 80s में अगर आप जाएं तो देखेंगे उनकी एक अपनी लोकल ब्रांड था और उसी को वो प्रमोट करते थे कि गवर्नमेंट भी, मिनिस्टर्स भी उसी गाड़ी को लेंगे। तो उस फेज़ में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ना सिर्फ डेवलप किया बल्कि अपने आप को तैयार किया। और उसके बाद 90s में आप जाके देखें कि आपको देखेंगे बाहर के ब्रांड्स वहाँ पे आना शुरू हुए और जिसको भी उन्होंने दावत दी अपने मुल्क में, तो उन्होंने ये कहा कि भैया मेड इन इंडिया, ये बताओ हमारा कितना समय लगेगा। तो ये जो चीज़ थी गवर्नमेंट की, उनकी, जिसकी वजह से आप कहें कि वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का भी ट्रांसफ़र हुआ और वो टेक्नोलॉजी उनके लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने या मालिकान ने अपनी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया। इसके लिए उनकी वॉल्यूम के भी फ़ायदा उनको मिला। जब हम किसी चीज़ का लोकल करते हैं, तादाद ज़्यादा होती है तो ज़रा सा आसानी होती है कि कीमत में कमी की। इसी की वजह है बुनियादी जो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा मशहूद भाई, अगर हम अपनी तारीख देखें तो 1953 में गालिबन हमने अपना पहला ट्रक और गाड़ी बना ली थी, असेंबल कर ली थी। तो उसके बाद से लेकर अब तक हम असेंबलर ही क्यों हैं? इसका क्या रीज़न है? पाकिस्तान की मार्केट को अगर मैं कभी कभी देखता हूँ
तो ये देखता हूँ यार हम पाकिस्तानी इंपोर्ट बेस ज़्यादा रहे। अच्छा, वैसे वो जो हमने Industrial बनाया था design। ट्रक और गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हमने असेंबल किया था या यहीं पे मैन्युफैक्चर किया था? देखिए पाकिस्तान की मार्केट बड़ी यूनिक है। आप 50s की बात कर रहे हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स थे, ठीक है ना। और वो फोर्ड की ट्रक्स भी हम बनाते थे पाकिस्तान। और एक एक स्टेज एक वक्त ऐसा था कि हम इंजन के पार्ट्स बना रहे हैं उस ज़माने में। और कई बड़े लोगों के ने उसमें पाकिस्तान में इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट की थी। बड़े लोग थे, अली मोटर्स वाले थे, दूसरे मोटर्स वाले थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और अपने इन अमेरिकन ब्रांड के साथ और यूरोपियन ब्रांड के साथ पाकिस्तान में असेंबली में उनके पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही थी उस ज़माने में। बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत तारीखी वक्त था जब हमने नेशनलाइज किया। जो एतमाद होता है ना एक इंडस्ट्रियलिस्ट का अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए, उस एतमाद को बहुत बड़ा झटका लगा था हमारा। और उस ज़माने में जो 50s के या 60s के बड़े लोग थे हमारे, वो हमें पाकिस्तान छोड़ के चले गए। बड़े दिल बर्दाश्ता हुए कि चलती हुई कंपनीज़ को रातों रात आपने फैसला किया और सुबह अपना नेशनलाइज किया। ये दुख और तकलीफ़ की बात है, ये लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी। और पाकिस्तान में जो भी हमने काम किए हैं वो कहते थे हमारे यहाँ प्रोडक्शन में हम कहते हैं फायर फाइटिंग। बस यार ये हुआ रातों रात हमने फैसला कर दिया, उसका कभी हमने इम्पैक्ट नहीं देखा कि आने वाले सालों में इसका क्या असरात होंगे हमारे मुल्क पे। उसके असरात काफ़ी अरसे तक रहे हमारे यहाँ, जिसकी वजह से शायद हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो ग्रोथ नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। तो ये फिर आपने कहा कि वो हमने जो शुरू में 50s में हम खुद बनाने लग गए थे, तो फिर ये गालिबन 80s में ये बिग जायंट आए, बिग थ्री आए, ठीक है। इनके साथ जो है वो क्या तय हुआ था? गालिबन यही तय हुआ था कि आइंदा 10 साल में यहाँ से गाड़ियाँ बनाकर एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये फिर क्या बना मामला, ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं, 80s में जो आपने कहा ना कि हमने 3 बिग्स को पाकिस्तान इनवाइट किया, और तो उसमें कहीं किसी पॉलिसी में ये नहीं लिखा था कि ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने डिलीशन प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, गवर्नमेंट ने हमें कहीं ये नहीं कहा कि उनको कि आप पाकिस्तान आइएगा और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं था। उनको इनवाइट किया कि पाकिस्तान में आई थिंक ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप लोग असेंबली शुरू करें और पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनना शुरू हो जाए दोबारा, क्योंकि गैप आ चुका था। आपको याद है नेशनलाइजेशन के बाद बहुत बड़ा गैप था इंडस्ट्री में। तो 80s में इन्होंने इनवाइट किया, तो पहले सुजुकी कंपनी आई, फिर टोयोटा आया और फिर होंडा आया। उस वक्त एक पॉलिसी दी गई कि आप डिलीशन नेक्स्ट 10 ईयर्स में करेंगे। डिलीशन का मकसद ये था कि लोकलाइजेशन, अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक गाड़ी में 3,500 पार्ट्स लगते हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं, तो उसमें हमने कहा कि यार हम मैक्सिमम 60% 70% हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो पार्ट्स लोकल इंडस्ट्रीज से आएंगे। तो यहाँ पे मेरा मानना है एक हमेशा मैं कहता हूँ कि सुजुकी कंपनी ने पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर दोबारा ज़िंदा किया। उन्होंने लोकलाइजेशन शुरू की थी। डिलीशन प्लान को गवर्नमेंट ने ऑनेस्टली फॉलो नहीं किया, और ना ही अपना जो गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि ये हमारा विजन है, इस हिसाब से आपको करना चाहिए, उसमें कुछ कमी बेशी रही। क्योंकि पॉलिटिकली आपको पता है हमारी तारीख ये है कि 4 साल 5 साल पूरे कभी भी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा अभी हमारे लिए एक झटका था कि जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं होगी तो ऑनरशिप नहीं होगी। जब मैं चला जाऊंगा आप आ जाएंगे गवर्नमेंट में, तो वो पॉलिसी का तसलसल नहीं रहता। इस तसलसल का नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि वो जो इंडस्ट्री पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स थे, जिस तरह से वो एग्रेसिव करना चाहते थे काम लें, लोकलाइजेशन बढ़ाएं, वो हम नहीं बढ़ा पाए। और यही नतीजा हुआ कि आहिस्ते 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 हम 2005 में शायद हम डिलीशन प्रोग्राम से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि 1995 में WTO ने एक फैसला किया कि हम टैरिफ बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें भी मेरा मानना ये था कि यार टैरिफ बेस्ड सिस्टम बनाया गया था डेवलप कंट्रीज़ के लिए, हम थे अंडर डेवलप कंट्रीज़, हमारे लिए नहीं था। उससे सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ, इसमें हमारी लोकल दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत बुरे असरात पड़े। तो हुआ ये कि टैरिफ बेस्ड सिस्टम जब आया तो डिलीशन तो हो गया ख़त्म। अब टैरिफ बेस्ड सिस्टम का मकसद क्या था? टैरिफ बेस्ड सिस्टम में जो चीज़ आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आपको इजाज़त है, आप इतना टैक्स दो और इंपोर्ट कर लो। आपको लोकल नहीं खरीदना, मत खरीदो। ये था, आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया।
तो उसका सिला ये हुआ कि जो भी डिलीशन थी हमारी उस वक्त तक 2005 से पहले तक जो प्रेशर्स हमारा गवर्नमेंट का आता या पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स का आता वो 2005 में जाके ख़त्म हो गया। टैरिफ बेस सिस्टम में उनको अपॉर्चुनिटी है भाई कि अगर वाकई सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है तो हम लोकल कर लेंगे, वरना टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है, इंडस्ट्री नहीं रही। इंडस्ट्री में वो जो बढ़ना चाहिए था जिस तरह से इंडस्ट्री वहाँ रुकना शुरू हुई। और अल्टीमेटली टैरिफ बेस सिस्टम में जो डेवलप कंट्रीज थे, हमसे बड़े थे, जापान, कोरिया, थाईलैंड, ये बड़े मुल्क थे जहाँ टेक्नोलॉजीज थी, तो वहाँ के पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के पार्ट्स पाकिस्तान में आने लगे और मिलने लगे। हम उनसे उस मुकाबले में, उस रेस में हम बहुत दूर होते गए और आज हम बहुत दूर हैं उनसे। आज के पैमाने में अगर बात करें तो हमारे यहाँ वो बहुत बड़ा गैप आ गया है उनसे। वो उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया, हमारा वॉल्यूम भी हम नहीं बढ़ा पाए इसी डिलीशन से। तो मार्केट, जो आपने पहला सवाल किया था ना एलीट की, तो वो मार्केट श्रिंक होती चली गई। तो मार्केट जब श्रिंक होती चली गई तो हम एक तबके तक महदूद हो गए और हम ये समझने लगे कि यही तबका हमारी इंडस्ट्री को चला लेगा। और हम खुश होके हम ये कहते हैं कि यार 2.5 लाख 3 लाख गाड़ी अगर बन जाती तो हम लोग खुश हैं, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स भी, गवर्नमेंट भी, और जो बनाने वाले लोग हैं वो भी। तो उसका नुकसान ही कि हम जैसे मुल्क, जो दुनिया का 5वीं आबादी का बड़ा मुल्क हो, जहाँ पे ये कहा जा सकता था कि हमारा वॉल्यूम किसी भी तरीके से मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। हमारे बाद के मुल्क आप ले लीजिए, वियतनाम हमारे बाद का, बहुत बाद का मुल्क है, वहाँ पे हमसे आधी आबादी है, हमसे आबादी है, हमसे ज़्यादा उनके यहाँ चैलेंजेस भी रहे हैं, वो बहुत बड़े वॉर का हिस्सा रहे हैं जिसमें उनकी तबाही रही। मगर उसके बाद उस मुल्क को 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट ने रीबिल्ड किया। एक था अमेरिका जिसने उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट की, और दूसरा जापानीज़। इन लोगों ने उस मुल्क को दोबारा खड़ा किया। और अभी कुछ अरसे पहले की बात है शायद, उन्होंने अपने मुल्क ने उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था विनफास्ट। इसकी बड़ी यूनिक केस है कि उस मुल्क ने, जो कि बड़ा मुश्किलात से दो चार हुआ और आज वो विनफास्ट लॉन्च करता है, उसका डिज़ाइन बनवाता है इटली से और जर्मनी से, लॉन्च करता है फ्रांस के पेरिस के शो में, और वो कहता है कि मेड इन वियतनाम। विनफास्ट उसका नाम था, SUV थी वो। उसके पीछे उसकी गवर्नमेंट की सपोर्ट थी उस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिल के उन्होंने एक विजन दिया और विनफास्ट लॉन्च की। विनफास्ट इज़ अ मॉडल, अगर हम उसी की को रोल मॉडल बनाएं कि वो हमारे बाद के मुल्क भी आज मिलियन के वॉल्यूम पे हैं, आबादी में हमसे बहुत पीछे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा था जो हमारी पॉलिसीज़ में कमी थी? तो 80s वाली जो पॉलिसी थी उसमें तो ये था कि आप इनवाइट किया आपने, पाकिस्तान में असेंबली शुरू हो और डिलीशन का हिस्सा हो। सेकंड पॉलिसी जो 2006 और 7 की थी वो 2 व्हीलर्स की थी, और उस पॉलिसीज़ में ये था कि अगेन मोटरसाइकिल में 2-3 प्लेयर थे, होंडा, यामा और सुजुकी। 2006-7 में तो रेवोल्यूशन आ गया था, चाइना की बाइक जब आई तो उस वक्त मुझे याद है कि 50+ लाइसेंस दिए गए थे। ये जो चाइनीज़ असेंबल मोटरसाइकिल बन रही थी लोकल पार्टनर्स के साथ, उसमें हमने 50+ लाइसेंस दिए गए, ठीक है, बांटे हमने। अच्छा था या बुरा मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, मगर ये कि आपने दिए, मगर उसमें से एग्जिस्ट कितने कर रहे थे। होता ही है कि इन पॉलिसीज़ में नुकसान कभी कभी भी होता है, फ़ायदा भी होता है। नुकसान ये होता है कि शॉर्ट टर्म लोग अप्रोच किए हुए आ जाते हैं उस पॉलिसी का फ़ायदा लेने, कि इस पॉलिसी में हम गाड़ी को CBU मंगवा लेंगे, बाद में असेंबली कर लेंगे और हम बेच देंगे। जो एंड यूज़र है, जो हमारा ख़रीदार है, वो मुश्किलात में आता है, क्योंकि अगर आपसे गाड़ी ली और आपने उन लाइसेंस वर्जन था आपके पास और आपने दी, 8 साल 2 साल जब तक पॉलिसी है उसका फ़ायदा आप उठाते हैं, और पॉलिसी जैसे ख़त्म हो रही होती है आप अपना वाइंड अप करते हो और चले जाते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस जो है उसकी कहाँ गई? उन लोगों ने, जो 50 लोग लाइसेंस लेकर आए थे, उनमें से कितने ने ये असेंबली प्लान लगा के वाकई जिन्हें किया है, सब CBU करके बेच के बाहर चले गए। CBU का मतलब है कंप्लीट बिल्ड यूनिट उठाया पॉलिसी के तहत और लाए और मार्केट में बेचा और चले गए। तो उसमें से अगर हम देखते तो मुश्किल से 6, 7, 8, 10 लोग आज एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पॉलिसी के, बाकी 40-45 चले गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद हमारी दूसरी पॉलिसी
मगर इस पॉलिसी का बेनिफिट भी है। उस पॉलिसी का बेनिफिट ये है कि 2006-2007 में जब पाकिस्तान में मोटरसाइकिल का वॉल्यूम था वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख था, जो बढ़ के आज आप देखें माशाल्लाह से 2+ वॉल्यूम पे हम चले जाते हैं। सिंगल लीडर आज भी वही है जो होंडा है, और बाकी जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। मगर मार्केट एक्सपेंड हुई। एक उस ज़माने में अगर आप रिकॉल करें तो आपको देखा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। जब आपने कंपटीशन दिया तो प्राइसेस भी कम हुई। 40,000 रुपए की बाइक मिलती थी सर। जी, नीचे आ गई थी क्योंकि कंपटीशन आ गया था। तो उस कंपटीशन में ये हुआ कि एंड यूज़र जो ख़रीदार है उसको ज़रा सा फ़ायदा उस ज़माने में हुआ, और उस फ़ायदा से हुआ कि हमारी मार्केट बढ़ने शुरू हो गई। अच्छा, 2006-2007 का आप जो बात कह रहे हैं ना, तो उस वक्त अगर आप देखें ना पाकिस्तान की इकनॉमी 2006-07 में इकनॉमी भी बड़ी 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 अच्छी थी हमारी। और मुझे याद पड़ता है कि हमारा जो कार फाइनेंसिंग हो रही थी या ऑटोमोबाइल की जो फाइनेंसिंग, वो 5.9 पे आ गई थी। अच्छा। वो बड़े लॉस लेवल था जहाँ से हमारा वॉल्यूम ने एक बूस्ट मारा, और हर चीज़ उस ज़माने में आपकी अफगान वॉर आसानी चल रही थी, पैसे आ रहे थे तो इकोनॉमी बस चल रही थी। एक तो ये बड़ा बड़ा अलमिया है कि हम दूसरों के कंधों पे अपनी इकोनॉमी चलाई, हमने अपनी बुनियाद हमने मजबूत नहीं की। 80s में जब ये आए उसके बाद अभी तक इनसे किसी हुकूमत ने डिमांड नहीं की कि भाई ये जो आपने डिलेशन प्रोग्राम है इसके तहत 60 से 70% जो गाड़ियां हैं वो आपने यहीं पे मैन्युफैक्चर करनी थी, ठीक है, मतलब इनके इनके पार्ट्स वगैरह सब यहीं मैन्युफैक्चर करने हैं, तो ये अब तक क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने सवाल नहीं उठाया? नहीं, 80s में जब ये लोग आए और उसके बाद ये चले सिलसिला, तो मैंने कहा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से बड़े गैप्स आए। तो वो जो सवाल करने वाले लोग थे वो रहे ही नहीं। जिसने ये पॉलिसीज़ बनाई, जिसने ये इनिशिएटिव लिया, हमारा ये कि अगर आपने कोई चीज़ अच्छी उठाई है या अच्छी कोई चीज़ आपने की है, तो दूसरा आने वाला उसको फॉलो ही नहीं करता। वो आपकी पर्सनल जो भी कहिए गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ही उसको डिसऑन कर देती है जब कोई नई अपनी गवर्नमेंट आती है। ये सबसे बड़ा गैप है। तो हमें तारीख ये बताती कि 77 ईयर्स पाकिस्तान की एक तो इंपोर्ट बेस इकोनॉमी रही, हम एक्सपोर्ट पे इनिशिएटिव ले नहीं पाए। दूसरा हमारा नुकसान ये हुआ, जिस सवाल को आप उठा रहे हैं उस सवाल करने वाले लोग नहीं रहे। वो लोग जिन्होंने इसका बुनियादी तौर पे बनाया था और कहा कि था कि डिलीशन किया जाए, वो हम मिस कर गए। और जब लोग बदल गए तो सवाल भी बदल गए, सवाल में वो ताकत नहीं रही। और फिर डिलीशन जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, हमारी अपनी कमज़ोरी कि हमने उसको एज ए पार्ट्स मैन्युफैक्चरर उस तरह से वो परस्यू नहीं किया। हमने वो तादाद नहीं बढ़ा पाई। उनका बनाने वाले गाड़ी बनाने वालों का कहना कि आपको वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा है इसलिए लोकलाइजेशन नहीं हो पाई। तो ये कशमकश रही, और ये वक्त हाथ से निकलते निकलते वो डिलीशन की जो पॉलिसी थी वो डिसकंटिन्यू हो गई। एक वक्त आया कि वही ख़त्म हो गई। तो अब उस बात को में असर ही नहीं है। आज का वो ज़माना, जैसे मैंने कहा, उस ज़माने में और इस ज़माने में बड़ा फ़र्क है। वो ज़माना था जिसमें आप कर सकते थे। चलें, हुकूमत की एंड से तो गलती हुई, मगर कोई भी बिजनेसमैन होता है, कोई भी कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो तो अपने कहे का पास रखती हैं ना। तो इन कंपनियों को भी ख्याल नहीं आया कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब बैड प्रैक्टिसेस तो है ना, ये हमने जो कमेंट किया है उसको पूरा नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ पैसा कमाने पे इनकी तवज्जो थी। दुनिया में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो अपने मुल्क के लिए करता है। हमारे मुल्क में जो लोग आए वो तो बाहर के थे, आप उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं जब आपके अपने लोगों ने आपका साथ ना दिया? तो ये कहना कि यार वो कभी नहीं कर पाए, वो उन्होंने तो फ़ायदा दिया अपने मुल्क को। जब डिलीशन कम होगी, लोकलाइजेशन कम होगी, तो उनका मुल्क के पार्ट्स आ रहे हैं, उनकी कंपनियों के पार्ट्स पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो तो फ़ायदा दे रहे हैं अपने 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 मुल्क के साथ। तो वो अपना सच्चे हैं। काम कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के साथ बताएं ना आपने क्या किया था। हम लोग ऐसे हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हम वो क्यों नहीं आवाज़ बन पाए, हम वो किस तरह से गवर्नमेंट के साथ वो बात नहीं कर पाए जैसे करनी चाहिए थी। तो बार बार मैं ये कहूँगा कि जिस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई या जिस टीम ने वो बनाई, वो टीम जब बदल जाती है तो दूसरे लोग उसको ऑन नहीं करते। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा कि हमें नहीं फिक्र करनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ चल रही है उसको चलाएं, मगर हमने ये देखा है जब दूसरे लोग आते हैं तो जो अच्छी चीज़ थी वो भी हम दबा देते। नुकसान उसको मुल्क को हुआ। आज हम 2025 में बैठे हैं, 78 ईयर्स शायद हम लोगों को हो गए बने हुए, और हम उस पोजीशन में नहीं आए जो दुनिया की उन पोजीशन में जहाँ हमें आना चाहिए था। देखिए, एक मुल्क जो तरक्की करता है
वो इंपोर्ट की वजह से नहीं करता, वो एक्सपोर्ट की वजह से करता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। यानी कि फैक्ट्रियां लगेंगी मुल्क में तो रोज़गार बढ़ेगा, और जब रोज़गार बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा होता। हमने 78 साल सर हमने इस कश्मोकश में निकाल दिए, करना क्या चाहिए, जिसका नुकसान आज हम पिछले 2.5-3 साल में हमने देखा। हमारे मुल्क की तमाम फैक्ट्रियां जो अच्छी बनाने वाली हैं, सिर्फ ऑटो सेक्टर नहीं, मैं तमाम इंडस्ट्री से, वो सब मुश्किलात में रहे हैं, और उसी मुश्किलात में आज हम वक्त गुजार रहे हैं। आज हम कहते ज़रूर हैं कि 2025-24 से बेहतर है, मगर मेरा तो अपने आप से एक सवाल है, 24 से बेहतर जिसमें हमने 79,000 गाड़ियाँ बनाई। मेरा बेंचमार्क तो 2.5 लाख था। हम 2006-07 में हम 2.5 लाख पे पहुँचे। हम अगर मैं सही हूँ तो 2011-12 में हम पहुँचे, हम 16-17 में पहुँचे, हम अपना 22 में पहुँचे कि हम 2 लाख पे आए। मगर ये जो 4 दफ़ा हम 2 लाख पे पहुँचे, उसके बाद ऐसा हमें झटका लगता है, ऐसी हमारी टांगें खींची जाती है इंडस्ट्री की कि वो ठक करके नीचे आ जाता है। कोई भी इंडस्ट्री 2 लाख, 2.25 लाख बनाते बनाते और अगले साल 1 लाख पे चले जाए, अगले ही साल वो 70-80 हज़ार पे आ जाए, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसकी कमज़ोरी हमारी अपनी, किसी और को कुछ करेंगे। मुर्शिद भाई, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि टांगे खींची जाती हैं, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई, तो सर यहाँ पर तो कोई ऑटो रेगुलेटर ही नहीं है। आपकी टांगे, मतलब इस इंडस्ट्री की टांगे आपके ख्याल में कौन खींचता है? सबसे बड़ा वैसे ऑटो रेगुलेटर है कोई? नहीं, पॉलिसीज हैं, हैरत की बात डेफिनेटली है हमारे यहाँ। आप देखें, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है। जब पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने तरक्की की, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, तो एक लॉबी है जो इस्लामाबाद जाके कहती, ओहो हो, इससे सस्ती तो मैं आपको यूज़ गाड़ी मंगवा देता हूँ, आप मुझे 2 साल 3 साल 5 साल गाड़ियाँ खोल दें। हम फ़ौरन उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं, ओह ठीक है खोल दो यार। जो मैंने कहा कि ना इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी रही है, वो यही रहा इंपोर्टर्स की बात कि आप इंपोर्ट खोल देते थे, यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, वहाँ आप इंपोर्ट खोल रहे हैं, और जब गाड़ियाँ 3 साल 5 साल पुरानी सड़कों पे आ गई, तो आपकी लोकल गाड़ी की तो आपने ख़रीदारी बंद कर दी और लोग चले गए। क्यों हुआ ये? आप दूसरे ममालिक में देखें, आप इंडिया देख लें, आप चाइना देख लें। इंडिया ने 10 से 15 साल बैन लगाया बाहर की गाड़ियों पे, और सिर्फ बैन नहीं लगाया, उसने प्रूफ किया कि उसकी अपनी गवर्नमेंट के, उसके मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके प्रेसिडेंट साहब भी उनकी लोकल मेड गाड़ी पे इस्तेमाल करते रहे। हमारे यहाँ क्या हुआ, ज़रा सा हमारा पैसा आता है, जब हम तरक्की करते हैं ज़रा सा हम पैसा आता है और हम फ़ौरन बाहर जाते हैं इंपोर्टेड पे। यार पाकिस्तानी छोड़ो, वो इंपोर्टेड ले लो। मैं सिर्फ गाड़ी ही नहीं, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी चले जाएं, हमने अपनी चीज़ों को दरगुजर करते छोड़ो क्योंकि पैसा आ गया हमारे पास, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका नुकसान क्या हुआ? लोकल इंडस्ट्री को हुआ। अच्छा मसूद भाई, अभी आपने कहा कि मैं भी इस बात के हक में हूँ कि जाहिर सी बात है कि जब हम बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेंगे तो उसका जो है मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी पे अच्छा असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बनती है उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे। तो सर ये जो कंपनीज हैं, ये अपनी प्राइस भी तो फिर उस हिसाब से करें ना। जब बाहर से हमें गाड़ी सस्ती मिल रही है, इम्पोर्टर सस्ता इम्पोर्ट कर रहा है, तो ये हमें महंगी बना के क्यों दे रहे हैं? अगेन, आप चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो, तो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाती चली जाती है। इस वक्त भी लगभग कहते हैं कि हम 40+ तो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ और 40 रुपये तो गवर्नमेंट फ़ायदा ले रही है। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जनरेशन, आपको पता है हमारे यहाँ एक, हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी, ये भी बड़ा मुश्किल वक्त रहा है कि हम किसी तरह रेवेन्यू जनरेशन करें। तो जो सिलेक्टेड ही इंडस्ट्रीज़ हैं, सिलेक्टेड ही एरियाज़ हैं जहाँ से आपको पैसा मिलता है, तो आप उसी पर बर्डन डालते जाते हैं। कहते हैं ना कि मिसाल कि भैया नींबू है, इसको कितना निचोड़ोगे, अब रस उसका निकल गया फिर भी लगे मैं उसको निचोड़। तो एक तो इंडस्ट्री नहीं है, और जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी पे इतना बोझ डाल दो कि उसका नींबू निकल जाए। तो ये जब निकलता है तो लॉबी आग खड़ी हो जाती है, कहती कि यार देखो इतनी महंगी दे रही है, मैं सस्ती ला देता हूँ। अरे सस्ती क्या, 5 साल पुरानी गाड़ी, उस 5 साल गाड़ी का फ़ायदा आपको कहाँ है? आप मुझे बताएं कि हम बाहर के पैसे $5,000 में मिसाल दे रहा हूँ, $5,000 इम्पोर्ट देते हैं और गाड़ी ले आते हैं, वो डॉलर हमारे पास है ही नहीं। कितनी हम मुख्तसर सी हमारी प्लानिंग है। आप देखें कि एक मुल्क जिसकी रिजर्व नहीं है, बड़े लिमिटेड हमारी रिसोर्सेज है ना, क्योंकि इनकम हमारी लिमिटेड है गवर्नमेंट की,
तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मौका देते हैं यार ठीक है आप इंपोर्ट खोल लो, आप चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट मंगवा लो, चाहे लग्जरीज आइटम मंगवा लो, मगर मंगवा लो। क्या होता है, डॉलर चला जाता है। और पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है 2.5 साल में, कि हमारी स्टेट बैंक कहता है कि यार हम एलसी नहीं खोलेंगे। किसके लिए नहीं खोलेंगे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मंगवाना चाहता है उसके लिए आप एलसी नहीं खोल रहे, और आपने वो डॉलर ज़ाया कर दिए हैं अपने लग्जरीज आइटम्स में। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए। ये जो विजन है ना, विजन, इसकी हमारा फुकदान रहा है हमारा, कि हम शॉर्ट टर्म प्लान तो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि फायर फाइटिंग करते हैं, हम मुख्तसर से वक्त के लिए बस प्लानिंग कर लेते हैं, इसका इम्पैक्ट हम नहीं देखते कि कितना लंबा आएगा। मुर्शद भाई, अब ज़रा ओवरऑल मार्केट में जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ये एसयूवी गाड़ियों का एक ऐसे लग रहा है कि सैलाब आ गया है। जिस कंपनी को देखो एसयूवी गाड़ी लॉन्च कर रही है, टुक्सॉन ले लें आप, हेवल ले लें, और हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ। तो ये क्या वजह है कि छोटी गाड़ियों की तरफ कंपनियां क्यों नहीं आ रही? सबको एसयूवी बड़ी गाड़ियां बनानी है, क्यों? इसलिए कि आपकी परचेजिंग पावर नहीं है। तो सर आपकी ये तो मिडिल ज़्यादा नहीं है। क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो अफोर्ड तो कर नहीं सकती। अब अफोर्ड करने वाले लोग कौन हैं? तो हम देखते हैं कि अफोर्ड करने वाले लोग तो बड़े लोग हैं, एलीट क्लास हमारी है। अच्छा, जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अफोर्ड कितना कर सकते हैं? तो पता चलता है यार उनकी पॉकेट में अच्छा मार्जिन है। तो जब मार्जिन अच्छा है तो मॉडल भी उन्हीं के लिए लाओ ना। तो अब आप गाड़ियाँ देखें, करोड़ से तो कम नहीं है। तो करोड़ वाला आम आदमी तो नहीं रहा, आम आदमी तो मगर करोड़ सर नहीं ये रहा। भी तो देखे ना कि ये हैं कितने ये लोग, ये जो क्लास है, इसके कुछ नंबर दें तो बताए ना कितने लोग हैं ये यार ये गाड़ियां बनती हैं। पाकिस्तान में अगर आप सारे मॉडल्स को इकट्ठा कर लें तो आपके पास सामने वॉल्यूम आ जाएगा। इज़ नॉट मोर देन 35 से 40 हज़ार लोग हैं हमारे जो ये गाड़ी ले सकते हैं, जो लग्जरीज में जाते हैं। चेंज करते रहते हैं, कभी आपकी पसंद आई हमने ले ली, कभी उन्होंने अच्छा मॉडल दिया तो हमने उनकी ले ली, आपकी छोड़ दी। तो ये जो बड़े सिलेक्टेड मार्केट है ना, इस मार्केट में आप बूम कहाँ से लाएंगे, आप ग्रोथ कहाँ से लाएंगे? अच्छा, पहले चले जाइए तो पहले तो दो ही थे। अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ सबसे पहली गाड़ी जो एसयूवी आई है वो स्पोर्टेज थी, दीवान साहब के ज़माने में। दीवान साहब थे उस वक्त किया को पाकिस्तान में लाने, दो स्पोर्टेज लाए थे। और मुझे याद है कि हमारे दोस्त क्या करते थे कि यार इसमें तो यार लोकलाइजेशन क्या होगी, छोड़ो, क्योंकि मार्केट बड़ी कम है। वो जो छोड़ना था ना उसका भुगत रहे हैं आज हम लोग। हमने कहा कि यार इसमें लोकलाइजेशन में इनको माफ़ कर देते हैं यार, चलो इनका तो बड़ी मार्केट है, 502 गाड़ियाँ बेचेंगे। भाई आपका ट्रेंड सेट होता है, आप एज ए मार्केट में लीडर हैं पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के या किसी भी चीज़ के, तो आपका विजन होगा ना। इसका आपका नुकसान क्या है? आज नुकसान उसका ये हुआ, वो 2000 की बात है और आज 2025 है, आप मार्केट ही चेंज हो गई, डायनेमिक्स ही चेंज हो गई कि एसयूवी हर मॉडल। आज जितने भी न्यू एंट्रेंट्स हैं पाकिस्तान में आए हुए हैं, ये क्यों एसयूवीज लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया सबको कि यार इनके ही पास पैसा है, इन्हीं के लिए गाड़ी लॉन्च करें। तो हमारा आम आदमी जो जो मिडिल क्लास है, जो वाइट कॉलर्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनकी गाड़ी तो उनकी ख़रीदना उनका ख्वाब रह जाएगा, वो ख़रीद नहीं पाएंगे क्योंकि है ही नहीं अफोर्डेबल। तो मैं मिसाल देता हूँ, अभी मैंने कहीं एक बात ये कही भी, मैं मिसाल करें कि 2 लाख की सैलरी है मेरी 2 लाख की सैलरी में मेरे 6 लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे 2 पेरेंट्स हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं भी हूँ। उस 2 लाख की सैलरी वाला पर्सन क्या गाड़ी खरीद सकेगा जिसमें उसका महीने का खर्चा आप लगाएं 30-40 हज़ार उसके ग्रॉसरी पे लग जाता है? उसका आज के बच्चा अगर उसका ओ लेवल में पढ़ रहा है, क्योंकि आपने एजुकेशन को भी ख़राब किया हुआ है गवर्नमेंट की, तो वो प्राइवेट ही पढ़ाएगा ना। तो प्राइवेट की क्या इंस्टीट्यूशन की फीसेस कम है? 30 से 35 हज़ार रुपये लगता है, तो 60-65 हज़ार उसने वहाँ निकाल दिया आपका। फिर आप उसके प्रदेश चले जाएं तो उसकी आ जाती है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और ओवरहेड कॉस्ट है वो बेचारा वो दे देता है 15 से 20 हज़ार रुपये। फिर हाउस रेंट, आप हाउस अगर वो किराए पे, क्योंकि मिडिल क्लास का अपना घर नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बेचारा किराए के घर पे रहता है, वो 15-20 हज़ार। 2 लाख में पता चला 1.5 लाख से 1,60,000 रुपये तो वो दे रहा है। क्या वो गाड़ी अफोर्ड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ये मुल्क में आपकी 2 लाख कमाने वाला भी एक बाप जो पूरी ख़ानदान को चलाता है, हमारे यहाँ तो एक ही कमाने वाला है ना, वो आदमी गाड़ी आज अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा आलमिया है। क्या हमारे, और ये मेजॉरिटी है पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें, ये मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की तादाद हमारी ज़्यादा है। इनके लिए हम कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे।
तो मशहूद भाई आपकी बात समझ में तो आ रही है, मगर मुझे एक सवाल ये जहन में आ रहा है कि अगर अब नंबर्स उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा जो कार सेल होती हैं वो ऑल्टो होती हैं, सुजुकी की। सुजुकी सबसे ज़्यादा कार सेल करता है, और उसमें भी ऑल्टो। ऑल्टो आपको पता है कि एक सबसे सस्ती गाड़ी है पाकिस्तान में, जो है तकरीबन 30 लाख रुपए तक की है आसपास की। तो सर बिक तो सबसे ज़्यादा सस्ती रही है गाड़ी, यानी कि ऑल्टो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, और ये लोग एसयूवी लेके आ रहे हैं। भाई एक चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है तो उसमें क्यों नहीं कूद रहे ये लोग? सेगमेंट कम है ना, उसका सेगमेंट क्या है? एक मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, ये अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ देती हैं। वो किसको देती हैं? वो यही गाड़ियाँ देती हैं, अच्छा, छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी दे देती हैं। दूसरा, हमारी जो अपर क्लास है वो इस गाड़ी को कैसे इस्तेमाल करती है? एज ए थर्ड या फोर्थ कार घर की ग्रोसरी वोसरी के लिए, ये वो सेगमेंट में जा रही है ना। मेरा मिडिल क्लास तो नहीं खरीद पा रहा, मेरा 2 लाख कमाने वाला सैलरी का आदमी वो तो बेचारा नहीं खरीद पा रहा। तो ये सेगमेंट कौन है? तो ये उसी सेगमेंट में जा रहे हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, आप उनके बच्चों के लिए या उनके चौकीदार के लिए आप ले रहे हैं गाड़ी। मेरा एक सफ़ेद पोश आदमी उस गाड़ी को ख़रीदने के से कासिर है। 30 लाख की गाड़ी है, स्टेट बैंक ने 3 मिलियन का बैंड लगाया हुआ है लीजिंग पे, 24% था इंटरेस्ट, आज चलें 11% पे आ रहा है। इस 11% की कैलकुलेशन तो करें। मैं अगर कार फाइनेंसिंग लेता हूँ किसी बैंक से, सर बाय द वे मेज़ान की कोई स्कीम आई हुई है, 8% 7.99 पे गाड़ी दे रहे हैं। ठीक है, अब तो खुश होना चाहिए आपको। उसकी वर्किंग कर लें। मेरे एक आम आदमी को आप वाकई 7.9 पे दे रहे हैं, आप मंगवाएं उनसे। वर्किंग कर ले मतलब आपको लग रहा है कि नहीं है, 7.99 नहीं है? मेरा नहीं है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लीजिंग में देखिए 7.9% तो आपको कहा जा रहा है। एट दी एंड वो गाड़ी कितनी की पड़ी मुझे? मैं फ़र्ज़ करें मैं किसी बैंक फाइनेंसिंग से गाड़ी लेता हूँ, तो मुझे 10 लाख रुपए तो उसका डिपॉजिट देना है पहले, ठीक है। ये तो मेरा मिडिल क्लास का आदमी 10 लाख डाउन पेमेंट, मेरी मिडिल क्लास के आदमी के पास इतनी सेविंग नहीं है भाई। 2.5-3 साल में हमारे लोग बेचारे पिस गए। फिर भी चलें, आप 10 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट लेते हैं, तो बचिए आपके 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए में आपने बैंक ने आपको फाइनेंसिंग की, उसकी महीने की इंस्टॉलमेंट 3 साल की 50,000 रुपये बनती है। आप 36 महीने से मल्टीप्लाई करें तो जो कॉस्ट है वो तो आप ज़्यादा ले रहे हैं। तो मुझे तो 30 लाख की गाड़ी 40 से 45 लाख की पड़ रही है, तो मेरा 30% कहाँ से हुआ? 7% 8% कहाँ से हुआ? उससे तो मोर देन तो मैं दे रहा हूँ। तो रनिंग कॉस्ट आप देखिए ना कि मुझे इंस्टॉलमेंट जो आप मुझसे फिक्स करवा रहे हैं 50,000 रुपये फ़र्ज़ करें, उसको ज़रा मैं ज़रब तो दूँ अपने उन महीनों से जिन महीनों में 5 साल में रह रहा हूँ या 3 साल में रह रहा हूँ, तो आपको पता चलेगी आपकी कितनी अमाउंट चली गई। तो ये देखिए, हर आदमी, हर इदारा, हमें यहाँ पे एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ सच हो जाएं, हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं। हम सब लोग अभी अपनी अपनी पॉकेट में, अपनी अपनी जेब में ये सोचते हैं कि हम कितना आपसे खींच लें। हमारा जो कॉल है, जो ज़बान है, वो हमारा साथ नहीं देती। हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, जिसका नुकसान हम सब लोग मिल रहे हैं। इसमें सारे हम सब लोग शामिल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक आम आदमी हो, एक पॉलिटिशियन हो, एक गवर्नमेंट के लोग हों, हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ सच बोल रहे हैं। अगर हमें वापस आना है, इस मुल्क को 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन में खड़ा करना है, तो हम सबको इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होकर हमने एक प्लान करना है कि यार अगले 22 साल में हम किस तरह से अपने मुल्क को खड़ा करें और एक दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराएं। और वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से लगाने के लिए हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, हम वो नहीं हैं। मुर्शिद भाई आपको नहीं लगता कि ये जो कंपनियां हैं बिग थ्री के अलावा अब तो और भी बहुत आ गई हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं? अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो कोई मॉडल था, उसने अपनी कीमत गाड़ी की 15 लाख रुपए कम कर दी थी। यानी कि इट्स मीन कम कीमत कम करने का मतलब ये है कि उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन ही कम किया होगा ना, लॉस तो नहीं किया होगा। उसके बावजूद वो कम करने के बाद भी प्रॉफिट तो ले रही होगी। तो आपको लगता नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, इस वजह से भी गाड़ियाँ महंगी हैं? कोई इनके ऊपर रेगुलेटर नहीं है तो इस वजह से? रेगुलेटर, प्राइस रेगुलेटर पॉलिसी कमेटी हमारे यहाँ मुल्क में है। इस पे भी मैं ये बोलता हूँ, आप मुझे बताएं, एक आम आदमी, गाड़ी तो ज़रा लग्जरीज में आ जाता है ना, एक आम आदमी उसका जो यूज़ है ना, वो एक दूध है और एक अंडा है। आप इसकी प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाते।
प्राइस कंट्रोल कमेटी जो बनी है या जो टीम है या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। गाड़ी की कीमत तो कंट्रोल करना दूर की बात है। और जो सेगमेंट है उसमें मैंने कहा उनके पॉकेट में गुंजाइश है, इसलिए वो प्राइस उस तरह से आपसे हम ले रहे हैं, आप दे रहे हैं। आप कोई गाड़ी लॉन्च होती है, आपने कभी गौर किया इसमें उस गाड़ी की ऑन चली जाती है, कैसे ऑन चला अभी जाता है? बाय द वे गंदारा की जैक लॉन्च हुई है और सुना है कि उसके 3,000 जो हैं वो यूनिट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं, उसके बाद बुकिंग क्लोज करनी पड़ी है। तो सर ये कौन लोग हैं जो गाड़ियां, मतलब इतनी 1 करोड़ रुपए की तकरीबन गाड़ी है वो, तो ये इतने लोगों के पास पैसा, मतलब आप बता रहे हैं कि 2.5 साल से हालात तो बहुत बुरे हैं, तो ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और ये कौन लोग बुक करवा रहे हैं सर? बड़ा सिलेक्टेड मार्केट है भैया। उस सिलेक्टेड मार्केट में एक आता है इन्वेस्टर, उसको पता है, उसको आर्ट आता है कि आप नई गाड़ी में कितनी जस्तुजू करते हैं कि ये मैं हासिल कर लूँ। अब उसको हासिल करने के लिए आप बेताब हो जाते हैं, इंतज़ार नहीं करते, और इंतज़ार जब नहीं करते तो आप उसको 5 लाख 10 लाख का ऑन दे देते। सब्र नहीं है ना हमारे यहाँ। सब्र करें, आपको 3 महीने की डेट मिल रही, मिल जाएगी। तो वो जो लोग हैं ना, उन्हीं का वो इन्वेस्टर आता है। ये 3,000 गाड़ी में आप आधे लोग लगा लें, वो इन्वेस्टर्स होंगे, नॉट रियल बायर्स। मैं मान ही नहीं सकता कि एक गाड़ी लॉन्च हो और उसमें आपकी आ जाए कि 3,000 के 3,000। उन 3,000 में आधे अगर वो इन्वेस्टर है तो आधा आप देखिएगा अभी ऑन पे वो बेच रहा होगा जैसी गाड़ी उसको डिलीवरी मिल रही है। तो हमारे यहाँ जो मफाद परस्त लोग होते हैं ना, हम सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मुझे कब मौका मिल जाए और मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम आपसे पैसा कैसे निकालें। एक आर्ट है ना हमारे लोगों को, ये बड़ा अच्छा आ गया है, हम आपकी जेब से पैसा कैसे निकालें, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये सब फ़ायदे हैं और ये वक्ती फ़ायदे हैं। मैं बारहा बोलता हूँ ना, इसको इन कंपनी को लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा होगा। इस साल उसकी बुक बहुत अच्छी हो जाएगी, अगले साल क्या होगा? तो हमें जो सोचना है ना वो ये कि हम अगला, मैं तो कहता हूँ 100 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह 22 साल के बाद हमारे मुल्क को। हमें 100 ईयर्स की क्या उस वक्त हमारा होगा कि हम यहाँ बैठ के क्या बोल रहे होंगे कि हमारे मुल्क की क्या यूनिकनेस है। ना हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं आज दुनिया में, ना हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया हमें कोई माना जाता है कि यार हाँ भाई इसकी एग्री बड़ी अच्छी चीज़ है, ना हम किसी और कंज्यूमर प्रोडक्ट पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। पाकिस्तान को किस तरह से हम देख रहे हैं दुनिया में, किस चीज़ से हम बुलाए जाएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं? हम आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपको मैं कहता हूँ यार अगर टेक्नोलॉजी का कोई पार्ट आपको लेना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नोलॉजी का कोई पार्ट लेना हो, तो आपके जहन में पहला कौन सा मुल्क आएगा? जापान, चीन। क्यों जापान नाम लिया आपने? क्यों? क्योंकि आपके जहन में एक वो चीज़ बैठ गई है कि यार टेक्नोलॉजीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकता है वो जापान है। तो भैया हम कहाँ हैं एज ए पाकिस्तानी? हम कहाँ हैं? ये 22 साल जो रह गए हैं हमारे 100 साल होने में, इसके लिए सवालिया है, निशान है। हम सबको, गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक आम आदमी को, हम सबको ये मिल के फैसला करना है कि आज से 22 साल के बाद अगर 100 साल की हम सेलिब्रेशन दें तो साथ में हमारा एक टैग हो कि यार पाकिस्तान इस चीज़ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। आज हम बुरे लफ्ज़ों से पुकारे जाते हैं या बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है, अच्छी चीज़ों में याद नहीं है। आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में या मैं अपनी ज़िंदगी में मेड इन पाकिस्तान कार कभी देख सकेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। पाकिस्तान ने ये, मुझे लगता है 2 से 3 दफ़ा अटैम्प्ट किए और तीनों दफ़ा हम सर के बल गिरे हैं। कब कब अटेम्प्ट हुई थी ये? मिड 80s में कराची शहर के मिस्टर खलीकुल जमान नाम था या खलीलुर रहमान साहब थे। मिड 80s में या लेट 80s में लेकर आते हैं अपनी पैशनेट नाम से एक पिकअप। वो आदमी एक मिडिल क्लास का आदमी था, उसने खुद बनाई थी वो गाड़ी हमारे नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के पास 2000 के गज की जगह पे। उस बंदे के साथ हमने अच्छा नहीं किया, उसको खड़ा होने नहीं दिया। ये जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एक आम आदमी, वो एक गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगता है और ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी उसको सपोर्ट दे रहे हैं तो अपने एक मुल्क का नाम पैदा करेंगे, एक ब्रांड बना देंगे। हमने उसको खड़ा नहीं होने दिया, उसको चैलेंजेस बहुत हुए, फाइनेंशियली दूसरे चैलेंजेस इतने सामने करना पड़ा, वो बेचारा अपनी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाया और इंतकाल कर गया।
दूसरा इसके बाद चांस मिला हमारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरर था, बहुत बड़ा नाम मैं समझता हूँ, हम उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, वो फिरोज खान साहब थे। उन्होंने एनईडी के बच्चों के साथ मिलके अपना एक ब्रांड, अपना मॉडल डेवलप किया, डिज़ाइन किया आदम मोटर के नाम से। अगेन हम उनको खड़ा नहीं कर पाए, फाइनेंशियली क्राइसिस आए। हम लोग अपनी अपनी ज़ात में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हम नेशनल स्पिरिट छोड़ देते हैं। ये नेशनल कॉज है, इस नेशनल मकसद के लिए जो सबको साथ होना चाहिए कि हर आदमी, हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, हर पॉलिटिशियन, हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर आदमी इसको ओन करता है, तो वो एक नेशनल प्रोडक्ट बनती है और वो नेशनल प्रोडक्ट आपकी रिकॉग्नाइज होती है। जब ये हादसात हो जाएं तो उसके बाद बहुत ही बड़ा दिल चाहिए उस आदमी को कि वो दोबारा सोचे और पाकिस्तान में अपनी गाड़ी को बनाने की तरफ आए। इससे ज़रा इख्तलाफ मैं रखता हूँ, क्योंकि 2 हादसा 3 हादसा ऐसे हो गए, अब मुश्किल है ऐसा बड़ा आदमी, मगर एक चांस अभी हमारे पास है दुनिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जो मैं कह रहा हूँ 100 साल की सेलिब्रेशंस करें और हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, हम किस लेवल पे। दुनिया चेंज होती है, आपने देखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बातें करते हैं, वर्ल्ड बड़ा शोर मचाता है कि यार ईवी लेकर आ जाएं। इस वक्त दुनिया में उसका जो मार्केट शेयर है जो ऑटोमोबाइल्स का, उसमें उसका 14% है ईवी। यूरोप और अमेरिकन ये बड़े लोग थे, इनको चाइनीज़ ने फिर टफ टाइम दिया। चाइनीज़ तो बाद में आया, पहले तो यूरोप और अमेरिका लेकर आया ना। मेरा मानना है कि अगर आप इस रेस में जाना चाहते हैं तो गाड़ी बनाना का ख्वाब छोड़ दें, आए टेक्नोलॉजीज़ में, आए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर्स यूनिट बनाते हैं पाकिस्तान। और ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये कोई यूनिक नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिकल चार्जर देखते हैं तो उसके 4-5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला तो एक स्टैंड होता है, वो फोर्जिंग का स्टैंड होता है, आप प्लास्टिक बॉडी का भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त फोर्जिंग और प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरर बहुत मौजूद हैं और अच्छी तादाद में अच्छी क्वालिटी के लोग मौजूद हैं। दूसरा इसमें एक कंपोनेंट लगता है वायर हार्नेस का, जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है। वायर हार्नेस के भी ऑटो पार्ट्स के 3 बड़े वायर हार्नेस पाकिस्तान में बनाने वाले हैं और वो इन गाड़ियों को देते हैं। और अगर आप फ़ैन इंडस्ट्रीज़ में जाएं तो फ़ैन के अंदर भी आपकी वायर हार्नेस होती है और हमारी वो पंजाब का बड़ा एरिया बड़ा अच्छा है। तीसरा इसमें कंपोनेंट आता है सॉकेट का, हम सॉकेट भी बना सकते हैं क्योंकि हम पाक फैंस के वो बनाते हैं। ये 3 कंपोनेंट तो बना सकते हैं। चौथा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड है। तो यार आप अपने जो दोस्त मुल्क है आपका चाइना, आप उसके साथ कोलैबोरेशन करें ना, उससे वो टेक्नोलॉजी लीजिए, पाकिस्तान में बनाइए, मगर इस मकसद से लेकर आइए कि दुनिया में अगर इलेक्ट्रिकल चार्जर यूनिट चाहिए तो वो रिकॉग्नाइज आए कि यार वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड, वो प्राइस अगर कहीं से मिल सकती है तो वो है पाकिस्तान। तो हमारा सपना पूरा होगा कि हम दुनिया में एक अच्छी चीज़ से रिकॉग्नाइज होंगे, हमारी एक पहचान बनेगी, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। ईवी की बड़ी बात होती है, तो सर मुझे ये बताएं कि ईवी में पाकिस्तान पे में कितना काम हो रहा है। जिस कंपनी को देखो वो अपना ईवी मॉडल लाने का सोच रही है, मगर ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बिग 3 कह लें या अब तो बल्कि बिग 5 हो गए, ये लोग अपनी ईवी लाने का क्या सोच रहे हैं या कोई काम कर रहा है या ये रवायती गाड़ियाँ ही बनाते रहेंगे? देखिए दो चेंज आया। फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स से हम गए तो अमेरिका और यूरोप ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को किया, और दूसरी साइड अगर हम देखते हैं जापान को, तो उसने हाइब्रिड को हिट किया। और हाइब्रिड वो समझता है कि वो ज़्यादा पायदार और लॉन्ग टर्म होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसलिए उसने उसको बेहतरी भी लाई, इनोवेशंस भी उसमें बहुत सारी की। तो ये आप जो 3 बिग्स की बात करते हैं वो जापान बेस हैं अगर हैं, तो वो हाइब्रिड को प्रमोट करेंगे और हाइब्रिड को सपोर्ट भी करेंगे। और अभी का कोई इरादा नहीं है इनका दूर? अभी नज़र नहीं आता। इस वक्त उन्होंने अपनी मार्केट में, पाकिस्तान के मार्केट में इन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स लॉन्च कर दिए हैं, गाड़ियाँ सड़कों पे अवेलेबल हैं। अब दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सेगमेंट है वो कोरियन और चाइनीज़ का है पाकिस्तान मार्केट में। कोरियंस भी अपनी हाइब्रिड व्हीकल्स ला चुका, कोरियन पाकिस्तान में। चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादा डिपेंडेबल हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, उन्होंने हाइब्रिड पे काम नहीं किया। तो चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में अगर लेकर आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ला रहे हैं। सबसे बड़ा नाम हमने सुना कि जी BYD आ रहा है और पाकिस्तान की मार्केट को टेस्ट करेगा और कोशिश करेगा पाकिस्तान की मार्केट में।
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 30% या का वॉल्यूम जो होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होगा 2030, शायद गवर्नमेंट ने ये बात 30 बोली। तक का। तो मेरा गवर्नमेंट से सवाल है सर, 2030 में पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि हमने 11-12 में यही सुना, 70,000 होगा तो हमने 11-12 में सुना था कि जी हम 5 लाख आए हैं, हम 11-12 में 2.5 लाख पे थे, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ। और इस वक्त हम जो इस साल चल रहा है 2025 जून तक अगर हम जाएंगे तो 25-31 तक चले जाएंगे। तो सर किसका वॉल्यूम है जिसका ये 30% है? पहला साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा सर, हमारा क्या मुल्क इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बहुत फ्रेंडली माहौल पैदा करता है? क्योंकि हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी चैलेंजेस मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। क्योंकि लास्ट ट्रिप हमारा जो था अभी नवंबर में, तो हम मिशिगन से क्लिफलैंड ओहायो स्टेट जाते थे, 3.5 घंटे की ड्राइव थी। उस 3.5 घंटे के अंदर तो मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जर नहीं है। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, जब ये अमेरिका में भी यानी कि मुश्किलात हैं। मुश्किलात हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इतना फ्रेंडली नहीं है। चैलेंजेस क्या है? उनके अपने एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं। मिशिगन से हम निकलते हैं ओहायो स्टेट के अंदर, तो जब पीक वेदर होता है तो वहाँ पे माइनस टेम्परेचर चला जाता है 20 तक। अब आप सोचिए, माइनस के टेम्परेचर में और उनकी हाईवेज में अगर रोड जाम हो जाए तो आप फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स में तो बैठे हुए हैं, आपने हीटर भी ऑन किया हुआ है, गाड़ी अगर ब्लॉक हुई हुई है घंटे 1.5 घंटे के लिए, आप सुकून पजीर हैं। मगर क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस हाईवे पे जिसमें माइनस का टेम्परेचर है और आप पता है बैटरी पे हैं, तो क्या आप गाड़ी स्टार्ट करके अपने हीटर ऑन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई चार्जर नहीं है। नहीं सर, वहाँ जिसके से वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं कि टेस्ला के ऊपर लोगों ने जनरेटर रखा हुआ है लॉन्ग ड्राइव पे। फिर तो बड़ी तरक्की हो गई कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल रोड पे चलाएंगे और फ्यूल बेस से हम गाड़ी को चार्ज करेंगे। हजूर आला, ये कहाँ का प्लान है, कहाँ का विजन है? तो पाकिस्तान सर एक अंडर डेवलप मुल्क है। हमें इस रेस में, जो मैं टैरिफ बेस्ड सिस्टम को भी कहता ना, वो टैरिफ बेस्ड सिस्टम भी गोरों का था, ये भी गोरों की है। हम अभी अंडर डेवलप, अपनी जेब देखें, अपना गिरेबान देखें। हमारी मार्केट इस काबिल अभी नहीं है। आप पहले मार्केट को स्टैब्लिश करें, स्टेबल करें, इस काबिल बने, तो आप बात करें आगे। अभी हमारे बहुत से ग्राउंड के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, फिर आप जाइए इस तरफ। इट्स टू अर्ली। अच्छा मशहूद भाई, आप अपनी, मैं जानता हूँ अपनी कंपनी भी ऑन करते हैं ऑटो पार्ट्स की, तो मुझे ये बताएं कि ईवी पार्ट्स को लेकर कोई मतलब आपकी इंडस्ट्री में काम हो रहा है? मतलब अब जाहिर सी बात है कि अगर ईवीज आना शुरू होंगी, हर कंपनी जो है वो मायदा कर रही है, कोई चाइना, ज़्यादातर चाइना से हो रहे हैं, BYD आ रही है, तो आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं? जब मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो आप लोगों के ऊपर तो लोड आएगा ना, तो ईवी पे कर रहे हैं कुछ काम आप? नहीं, अभी जो हमारे पार्ट्स है ना, और वो इंटीरियर पार्ट्स कहलाते हैं। यानी कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो सनशेड लग जाता है, फ्लोर मैट्स आता है, इस पे व्हील कवर्स होते हैं। तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो ईवी का मॉडल हो या फ्यूल बेस्ड, दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी और इस रिक्वायरमेंट का आप फुलफिल करेंगे। सवाल ये है कि जो न्यू इंटेंट्स हैं कितना लोकलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं और कितना वो लोकलाइजेशन में सिंसियरिटी के साथ लेते हैं। वो सवाल है 2026 के बाद वो कितनी कंपनीज़ हैं। इस वक्त जो कंपनीज़ का ट्रेंड नज़र आ रहा है वो तो अभी इंपोर्ट बेस ही है और वो उनकी उतनी लोकलाइजेशन न्यू इंट्रेंट्स की नहीं है। बहुत ही इन्होंने अपने अपने मॉडल्स में कमी बेशी रखी हुई है। ये कितनी सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और कितना पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को लोकल को यूज़ करते हैं, ये 26 के बाद हम देखते हैं। उनके वादे बड़े हैं, उनके ख्यालात बड़े हैं, मगर कितनी नीयत है उनकी, वो नीयत अभी नज़र आ जाएगी आपको। सर इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कंपनियां गाड़ियां असेंबल कर रही हैं, ये आपके ख्याल में कितने % अगर पूरी गाड़ी का देखें तो वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं और कितने % यहाँ खुद बनता है आपके ख्याल में? देखिए, मॉडल टू मॉडल बड़ा वेरी है। जैसे आपने कहा ऑल्टो हमारी लोकल है, उसमें लोकल कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। मगर अब आप बड़ी किसी SUV पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको मुश्किल से 5% मुश्किल से। अच्छा, तो ये बड़ा चेंज है, बड़ा बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क को दूर करने के लिए हम सब मिल के, गवर्नमेंट पाकिस्तान, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, इस पे कितना अपना ज़ोर लगाते हैं कि इसका रेशियो बढ़ा सके, तो ये देखना होगा है बस। 2021 में जो लास्ट वाली पॉलिसी आई थी, 2026 तक है ये,
इसमें ये लाजमी था मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि ये कुछ ना कुछ बना के, शायद 10 या 15% था, बना के एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपको अब 2026 एक साल रह गया आने वाला है, तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट शुरू हो गई हैं होना? यार अगेन ये पॉलिसी जो बनाई गई है ना 2126, इसमें कोई सदाकत नहीं है। नहीं, ये तो अच्छा इकदाम है ना सर कि कंपनीज के ऊपर एक मतलब कैप लगाया गया है कि भाई ये एक्सपोर्ट करनी ही करनी है, वरना फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। इसका ज़रा से पीछे वाली पॉलिसी पे जाए ना, 2016-2021 आप न्यू इंटेंट्स को बुला रहे थे पाकिस्तान, वो आपके मुल्क आ रहा था। तो जब वो मुल्क में आपके आ रहा था तो वो सोचेगा ना कि आपकी पॉलिसी क्या है। उस पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा था आप एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें लिखना चाहिए था। अब मैं इसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ कि यार मैं उस चेयरमैन था पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ थे। इसी तरह मैं उनके साथ बैठा था 1 to 1, और उस पर मैंने वो बड़ी उसमें मैंने उनसे इल्तमास की थी कि सर हजूर एक लाइन का इसमें इजाफा करते हैं, जो न्यू इंट्रेंट पाकिस्तान में आएंगे वो अपने 3-4-5 मॉडल जो लॉन्च करेंगे उनमें से एक मॉडल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा। यानी कि पाकिस्तान को आप एज ए हब डिक्लेयर करें। कोरियंस, चाइनीज़ जो भी आ रहे थे वो यहाँ पे एज ए हब इसको डिक्लेयर करें, और यहाँ से एक मॉडल तो एक्सपोर्ट होगा। ये होना चाहिए था पॉलिसी में। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ हुजूर कि जब कोई मुल्क में आता है ना तो वो इन्वेस्टर्स अपनी प्लानिंग करके आता है। 2016-2021 में जितने न्यू एंट्रेंट्स पाकिस्तान में आए उनकी किसी की प्लानिंग में ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से ऑटोमोबाइल्स अपनी एक्सपोर्ट करेंगे, कि पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। वो पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से, पाकिस्तान के सेगमेंट को देखते हुए अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क से, या किसी और कंट्री को उन्होंने हब बनाया वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे। इसके बाद आप ले आते हैं 2021 और 2026 की पॉलिसी, जिसमें आप कह देते हैं फ्रॉम द डे वन कि यार भैया 5 साल हम आपको दे रहे हैं और 5 साल में आप लोग एक्सपोर्ट कर लें। सबसे बड़ी हर्डल तो ये है कि उनका एग्रीमेंट जो उनकी अपनी मदर कंपनी के साथ है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ एक्सपोर्ट करें। पहला हर्डल उनका ये है। दूसरा है, क्या इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकें? इसका मतलब ये है इस वक्त जापानीज़ का हब थाईलैंड है, जापानीज़ का हब इंडोनेशिया है। जापानीज़ अपनी गाड़ियां आसियान कंट्रीज़ के अंदर थाईलैंड से जो चलती हैं एसयूवीज़ वो वहाँ करते हैं। ट्रक इंडस्ट्री जो है इंडोनेशिया से आसियान कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे कि एसयूवी और ट्रक उन्होंने 2 मुल्क उन्होंने चूज़ कर लिए। एक इंडोनेशिया चूज़ कर लिया ट्रक के लिए, और एसयूवीज़ के लिए उन्होंने चूज़ कर लिया थाईलैंड। वो तो कर रहे हैं वहाँ से एक्सपोर्ट, उनकी तो हो रही है। वो आपके मुल्क में क्यों आए? तो आपका मुल्क क्या इस काबिल उनको इंसेंटिव देगा? पहला इंसेंटिव क्या है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव हो। जहां आपने अभी सवाल किया कि 40-45% टैक्स होगा, तो क्या वो कंपिटिटिव हो पाएंगे? तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर आप उनको एक्सपोर्ट का चैलेंज दे रहे हैं 5 साल में, तो 5 साल में आप उनके साथ बैठें तो सही। आपके 5 मॉडल एक मैन्युफैक्चरर्स ने यहाँ लॉन्च किया है, आप उसके साथ गुफ्तगू शनीद करें और उनसे बोलें यार 5 नहीं, तुम्हारा एक मॉडल। अब इस एक मॉडल को फोकस करते हैं और इसके लिए हम इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए आओ बैठें किस तरह से कर सकते हैं। इसकी पहले तो कॉस्ट कम करें, कॉस्ट कम होगी तो मार्केट एक्सेप्ट होगी। एक कॉस्ट है, दूसरा उसकी क्वालिटी है, तीसरा उसकी डिलीवरी है। तो क्या आप पहला कॉस्ट को कम कर पाएंगे जो आप कंपीट कर पाएंगे? क्यों नहीं हम कर सकते? पाकिस्तान तो अपॉर्चुनिटी है। अब इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए क्या है, मैं कहता हूँ जापानीज और कोरियन के लिए टफ टाइम है, वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे। अब रहा चाइनीज, तो क्या चाइनीज हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है? तो सवाल बनता है यस, वो इसलिए बन सकता है कि चाइना इस वक्त अपने मुल्क में लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहा है। तो पाकिस्तान को अगर वो हब बनाएगा तो वो राइट हैंड ड्राइव बनाएगा। तो दुनिया में इस वक्त 60+ कंट्रीज ऐसी हैं, 60 बड़े ममालिक जहाँ पे राइट हैंड ड्राइव होती है। तो यानी कि अगर वो चाइना पाकिस्तान को हब बना ले, पहले तो वो माने इस बात को, एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं पाकिस्तान को हब बना दूँ, क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं है। चाइना से तो वैसे भी ताल्लुकात आजकल, आप अगर हब बनाते तो पाकिस्तान से फिर एक गाड़ी आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान में इंटरनल इतने मसाइल हैं, उस मसाइल में रहते हुए एक गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी का एक्सपोर्ट करना चैलेंज है। वो गुफ्तो शनीद से, रोड मैप से हो सकता है,
ये 21 से 26 वाली पॉलिसी जो है वो सर रातों रात आई है, उसमें कोई होमवर्क नहीं, इसकी ऑनरशिप नहीं है। जब तक हम किसी पॉलिसी को ऑनरशिप नहीं लेते, ऑन नहीं करते, तब तक हम उसकी इन्हांसमेंट नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो था, आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस रहा है। हमें जो चीज़ अच्छी लगी हमने वो मंगवा ली, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो लग्जरीज आइटम्स हो। अब आप कहते हैं पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बेस, तो उसे एक्सपोर्ट माइंड सेट तो तैयार करें। एक्सपोर्ट माइंडसेट के लिए एंटरप्रेन्योर का भी तो एक्सपोर्ट माइंडसेट होना चाहिए। हमारा जो कारोबारी आदमी है वो इस वक्त लोकल ही के लिए करता है, वो कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लीजिए चाहे लग्जरीज आइटम्स ले लीजिए। आपकी बातों से मुझे ये लगा कि अगले आने वाले 15-20 सालों में हम इसी तरह इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही करते रहेंगे और सर्वाइवल की जंग लड़ते रहेंगे। बेहतरी के कोई आसार नहीं है। और गरीब को तो चलें छोड़ दें, मिडिल या अपर मिडिल क्लास वाला जो है वो अपनी गाड़ी का ख्वाब ही देखता रहेगा और ये पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहते हैं? जो जिन मुश्किलात से भी हम गुजर रहे हैं ना, इसमें जब तक रोड मैप नहीं होगा, 20-22 साल का हम रोड मैप नहीं बनाएंगे पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ के लिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ करने के लिए, पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, तब तक तो शायद हम इसी मुश्किलात में रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, अभी 2.5 साल में हम क्राइसिस से नहीं निकले, मगर हम देखते हैं कि हर प्रोविंस अभी भी आपकी इंपोर्टेड बसें इंपोर्ट कर रहा है। हमारा क्या ये मुल्क इतना इतना रिज़र्व है हमारे पास कि हम अपनी बसों पे इन्हिसार करें? पाकिस्तान में बस प्लांट्स 4 से 5 बड़े हैं। बस का प्लांट का जो वॉल्यूम है मुश्किल से 500 है इस वक्त, और साल का, और आप उससे ज़्यादा तो बसें इंपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं चारों प्रोविंस मिल के फेडरल के साथ बैठे और अपनी रिक्वायरमेंट दे और किसी बस वाले को बोले आए पाकिस्तान में असेंबली करें, पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तान में मार्केट के लिए भी लाए। इलेक्ट्रिकल बसेस भी पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है इस वक्त, नॉर्मल बसें भी मंगवा रहा है। मेरा सवाल है कि क्या हमारे पास इतने डॉलर रिजर्व में मौजूद हैं जो हम ये इकदाम कर रहे हैं? ये इकदाम आपको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर रहे हैं कि हम इस मुश्किलात से इकनॉमी के गुजर रहे हैं और एक आदमी इस वक्त मुश्किलात में घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, और आप मंगवाए चले जा रहे हैं। आप हमारे जो गवर्नमेंट के जो टैक्स के पैसे हैं, आप उसमें लग्जरीज बसें मंगवा रहे हैं। वो लग्जरीज पर निगोशिएट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो। जब तक हम सब मिल के अगले 20 साल का, आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ मैं आपको कि 100 साल की सेलिब्रेशन अगर हम करेंगे, हम किस फेस के साथ खड़े होंगे, क्या चेहरा हमारा बोल रहा होगा कि हम क्या हैं? हमें उसको बदलना है। तो उस बदलने के लिए उस सोच को बदलना है, और वो सोच बदलने के लिए हम सबको एक आवाज़ पैदा करनी है कि हम अपने मुल्क में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन चीज़ें, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। अगर ये नहीं है तो जो आज है वही 100 साल के बाद भी है। हम 100 ईयर के सर्वे, अल्लाह करे सर ऐसा ना हो और कुछ बेहतरी देखें 100 साल के बाद। वो इसको अपॉर्चुनिटी में हम तकसीम कर सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तब जब आप एक आवाज़ तो हो। देखें, इंडस्ट्रीज मुल्क को खड़ा करती है। आप ताइवान की मिसाल लें, 2.5 लाख का वॉल्यूम है और उसका जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर की एक्सपोर्ट है उससे कहीं ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है। आपको पता चला कोविड में कि माइक्रोचिप्स कहाँ बनती थी, इससे पहले तो आपको पता ही नहीं था। जब दुनिया बंद हुई तो पता चला सप्लायर कहाँ था। हम एक विजन तो दें, हम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ना, ये एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें। हम मुलाजमीन पैदा ना करें, हम सर्विस लोगों के लिए वो पैदा ना करें, हम अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए माइंडसेट पैदा करें। जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें। 60% हम कहते हैं कि हमारा यूथ है, हम अपने आने वाली नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं, हम उनको क्या विजन दे रहे हैं? हम विजन दे सकते हैं सर। एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाएं, मिल के बनाएं। आप उसको ऑन करें कि यार मैं जो पहना हुआ हूँ या जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ, मेरा पाकिस्तानी है, इसमें मैं प्राउड फील करूँ। मेरे अंदर एक वो जो मेरे खून के अंदर वो जोश आए कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मेरा ब्रांड है, मैं अच्छा है बुरा है मैं इसको इस्तेमाल करके प्रूव करूँ, उसमें सच्चाई आए। हम लोग जब चीज़ों को बेचना चाहते हैं तो हम झूठ बोल के उसके साथ ज़्यादती करते हैं और हम गलत बयानी करके हम चीज़ों को बेचते हैं, तो हम तरक्की कहाँ से करेंगे सर? हम सबको तरक्की करने के लिए हम आवाज़, गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम आदमी हो, हम सबको एक तरफ हम ज़बान होना है,
तो हम तरक्की करेंगे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हमारे अंदर पोटेंशियल, हमारे ही लोग, हमारा ही मजदूर आज बाहर जाता है और अपनी मेहनत से दूसरों को कमा के दे रहा है उन कंपनीज में, तो क्या हमारा अपना आदमी हमारे अपने मुल्क में नहीं कर सकता? टैलेंट मौजूद है। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आदाब भाई।